हेलो साथियों, मैं आपकी अपनी दोस्त और होस्ट अमनदीप कौर आपके साथ जुड़ चुकी हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसमें हमने स्टार्ट की है पॉलिटी की सीरीज, जो कि भारत के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो इसमें हमने स्टार्ट किया था कि भारत के संविधान का विकास कैसे हुआ, जिसमें हम देख रहे थे कि ब्रिटिश शासन के दौरान कौन से एक्ट आए थे और उन एक्टों में से हमने क्या क्या अडॉप्ट किया है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं और अभी अभी अपनी स्टडी को स्टार्ट कर रहे हैं, तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको पॉलिटी के जो पोर्शन आता है एग्ज़ाम में, उसमें आपको कोई भी दिक्कत ना हो, क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये पॉलिटी का। तो इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। तो पिछली क्लास में हमने देखा था 1813 का एक्ट, जिसमें हमने देखा था कि कंपनी से जो है उसके एकाधिकार जो है वो छीन लिया जा रहा था। सिर्फ क्या बचा था, चाय और चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार सिर्फ रह गया था, बाकी सारा जो उनसे व्यापार है वो छीन लिया गया था। तो आज का जो एक्ट है वो है 1833 का चार्टर एक्ट, जिसमें हम देखेंगे कि कंपनी का जो व्यापार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो गया, एकाधिकार जो है वो ख़त्म हो गया। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें हम देखेंगे 1833 का चार्टर एक्ट। तो इसमें क्या क्या प्रावधान है, क्योंकि ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, इसमें से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं, तो इसको ध्यान से देखें। और नोट्स बना रहे हैं तो नोट्स ज़रूर बनाएं, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे पॉइंट है जो एग्ज़ाम में सीधे पूछ लिए जाते हैं। तो जैसे हमने देखा था 1773 के एक्ट में कि जो बंगाल का गवर्नर था उसको बना दिया था गवर्नर जनरल। तो 1833 में आके क्या कर दिया गया है, जो बंगाल का गवर्नर जनरल था उसको बना दिया है भारत का गवर्नर जनरल। तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो पहला गवर्नर जनरल कौन था भारत का, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो ये आप पॉइंट नोट कर सकते हैं कि भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना था, लॉर्ड बेंटिक। तो अगला नेक्स्ट प्रावधान इन्होंने क्या किया कि जो शासन था पूरा उसका केंद्रीकरण कर दिया। जैसे हमने देखा था कि जो मुंबई और मद्रास के जो स्टेट थे, उनकी जो गवर्नर थे उनकी कानून बनाने की जो शक्ति थी वो छीन ली गई थी। सारी शक्ति जो है वो बंगाल के गवर्नर जनरल के पास आ गई थी। अब जो है काफ़ी एरिया पर, भारत के काफ़ी एरिया पर जो है ब्रिटिश शासन जो कायम हो चुका है। डायरेक्टली इनडायरेक्टली उन्होंने काफ़ी एरिया पर अपना शासन कायम कर लिया, इसलिए उन्होंने जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया था, भारत का गवर्नर जनरल। तो शासन का केंद्रीकरण कैसे हुआ कि जो मद्रास और मुंबई के गवर्नर थे उनसे पूरी पावर छीन के जो है भारत के गवर्नर जनरल या बंगाल के गवर्नर जनरल को दे दी गई। और उसकी जो कार्यकारी परिषद थी, जिसमें हमने देखे थे कि पहले 4 मेंबर थे 1773 में, फिर 1784 में जो है मेंबर 3 कर दिए गए, और आज हम देखेंगे कि 1833 के एक्ट में जो मेंबर है वो फिर से 4 हो गए हैं, जिसमें हम देखेंगे कि कौन सा मेंबर जुड़ा है। तो अगला थर्ड जो इसका प्रावधान है वो क्या हुआ है कि इसमें 4th मेंबर जुड़ा है विधि सदस्य, जो था लॉर्ड मैकाले। तो ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत का पहला विधि सदस्य या विधि मंत्री कौन था, वो था लॉर्ड मैकाले। और इसी के अंडर पहला भारत का पहला जो है विधि विभाग बना था, मतलब लॉ जो बनाते हैं उसका विभाग अब इन्होंने अलग से कर दिया। पहले जो गवर्नर जनरल था वही बनाता था सारे लॉ, अब क्या है विधि विभाग जो है अलग कर दिया गया है, क्योंकि शासन जो है भारत के काफ़ी एरिया पर फैल चुका है। तो भारत का पहला विधि सदस्य कौन था, लॉर्ड मैकाले। और अगला नेक्स्ट प्रावधान क्या हुआ इस एक्ट के थ्रू कि 1833 में दास प्रथा विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई। विधि विरुद्ध घोषित मतलब कि अब कानून नहीं मानता दास प्रथा को। जैसे दास प्रथा पहले होती थी कि किसी ने कोई कर्ज ले लिया है या कोई नीची जात में पैदा हुआ है तो उनको दास बना लेते थे, उनसे ज़बरदस्ती काम करवाते थे, बिना कोई पेमेंट दिए उनसे काम करवाते थे। तो वो विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई कि विधि इसको अब मान्यता नहीं देती। अगर कोई दास बनाएंगे किसी को तो उसको सज़ा हो सकती है, ये मतलब है कि विधि विरुद्ध घोषित कर दी गई है। और 1843 में पूरी तरह से ख़त्म उन्होंने अपनी तरफ से कर दी थी। हालांकि आज तक भी ये कहीं ना कहीं चलती है। जैसे हम देखते हैं बच्चों को
छोटे छोटे बच्चों को काम में लगाया जाता है, तो वो भी एक तरह से दास प्रथा ही है कि घर के कामों में लगा लेते हैं बिना किसी तनख्वाह के या कुछ भी। तो उन्होंने अपनी तरफ से 1843 में इसको ख़त्म घोषित कर दिया था। अब नेक्स्ट प्रावधान उन्होंने क्या किया कि जो भारत में धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर कंपनी में नौकरी के लिए कोई भेदभाव नहीं होगा। पहले होता था कि इधर भारतीयों को कुछ ऊंची पदों पर तो अभी भी नहीं कोई प्रावधान है, क्योंकि नीचे वाले पदों पे ही रखा जाता था। जो ऊपर ऑफिसर्स के मतलब होती थी उन पे जो है अंग्रेज ही शामिल होते थे। तो फिर भी जो नीचे वाले लेवल पे भी जो नौकरियां मिलती थी उसमें भी धर्म, जाति और जन्म स्थान के आधार पर काफ़ी भेदभाव था। अब इसमें उन्होंने प्रावधान कर दिया गया कि ना तो धर्म के आधार पे, ना जाति के आधार पे, ना तो उसके वंश के आधार पे, ना जन्म स्थान के आधार पर कोई भी भेदभाव जो है वो नहीं किया जाएगा। तो ये हमारा हो गया नेक्स्ट पॉइंट। तो अगला हम देखेंगे कि अगला प्रावधान इन्होंने क्या किया था, सिविल सेवा, जिसके लिए आज भी हम तैयारी करते हैं कि आईएएस बनना है या आईपीएस बनना है, वो वाली सिविल सर्विसेज के लिए खुली प्रतियोगिता का प्रावधान इन्होंने करने का सोचा कि भारत में या कहीं इंग्लैंड में खुली प्रतियोगिता, मतलब पहले जो कोड ऑफ डायरेक्टर्स थे ना, यही जो है सिविल सर्वेंट जो है वो अपॉइंट करते थे, कोई प्रतियोगिता नहीं होती थी, बस वो जिसको चाहते थे वो जो इधर सिविल सर्वेंट बन के आ जाते थे। तो इसमें प्रावधान किया कि जो सिविल सर्विसेज है उसके लिए एक ओपन जो है प्रतियोगिता हम करने की सोच रहे हैं, लेकिन जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे वो नहीं माने, इसलिए ये प्रावधान अभी लागू नहीं होगा। आगे चलकर जो है फिर सिविल सेवा के लिए खुली प्रतियोगिता होगी, वो हम आगे की क्लास में देखेंगे कि कब ये प्रावधान लागू हुआ था। उसके बाद क्या हुआ कि कंपनी का चीन और चाय के व्यापार पर एकाधिकार भी ख़त्म कर दिया इन्होंने। मतलब अब पहले 1813 के एक्ट में इन्होंने दिया था कि चलो हम आपको देते हैं कि चीन के साथ और चाय के साथ जो आपका व्यापार है वो सिर्फ आप ही करेंगे। एकाधिकार का मतलब होता है कि आपके सिवा और कोई कंपनी नहीं करेगी। पर अब इन दोनों पर भी जो एकाधिकार है वो हटा लिया गया कि अब कोई भी व्यापारी जो है या यूरोप से आए या ब्रिटेन से आए, कोई भी कंपनी जो है इन दोनों विषयों पर भी व्यापार कर सकती है, आप भी करिए। अब क्या हो गया कि यहाँ पर कंपटीशन हो जाएगा, तो कंपनी को थोड़ा घाटा तो होगा ही, क्योंकि जहाँ पर कंपटीशन होगा वहाँ पर रेट भी कम होगा, उनको थोड़ी मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। तो ये व्यापारी के एकाधिकार जो है वो ख़त्म कर दिया, मतलब कंपनी का जो शासन है उसको धीरे धीरे अब कम कर रहे हैं ताकि जो ब्रिटिश शासन है वो लागू किया जा सके। तो ये सारे मेन पॉइंट थे जो कि 1833 के एक्ट के थे। काफ़ी इम्पोर्टेंट एक्ट है, मैं बार बार कह रही हूँ, इससे काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं। जैसे ये सारे क्वेश्चन जो हैं पूरे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। ये भी क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट है कि कौन से एक्ट में धर्म, जाति, मूलवंश और जन्म स्थान के आधार पर जो भेदभाव ख़त्म कर दिया गया था, और कंपनी का चीन और चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार कब ख़त्म हुआ था। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, तो आप इनको नोट कर लें और इसका रिवीजन करें। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आगे की क्लास में हम अगला एक्ट देखेंगे 1853 का। तो पढ़ते रहिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि आपको जो न्यू अपडेट हैं वो मिलते रहें। तो इसी के साथ हम अगली क्लास में मिलते हैं। बाय बाय।